हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानव स्मृति के सूचना प्रक्रमण उपागम के बारे में बात करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वर्तमान में जो मानव स्मृति पर जो भी अध्ययन किया जा रहा है या जो कुछ भी सूचनाएं उपलब्ध हैं उसमें इस उपागम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये उपागम स्मृति के बारे में क्या कहता है। उससे पहले हम एक बार फिर से ये याद कर लेते हैं कि स्मृति कहते किसे हैं। स्मृति को सरल शब्दों में यदि परिभाषित किया जाए या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो जो कुछ भी हमने सीखा है उसको भंडारण करना और समय आने पर उसको दोबारा से याद कर पाने को ही स्मृति कहा जाता है। और स्मृति जो है वो कोई एक अंग नहीं है या कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और जो तंत्र जो होते हैं वो आपस में अंतःक्रिया कर रहे होते हैं। ये नहीं कि ये एक ही सिस्टम का काम है। यदि हम ये कहें कि हमारी एक स्मृति नहीं होती बल्कि हमारे अलग अलग स्मृति तंत्र होते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। स्मृति की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत की यदि हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं पर मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के समान लेकर चलता है। ये थ्योरी, ये मॉडल ये मानता है कि मनुष्य का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है और जो भी सूचनाएं हम इकट्ठा कर रहे हैं वातावरण से, उन सूचनाओं पर जो भी प्रक्रम होता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो उसी प्रकार से होती है जिस तरीके से कंप्यूटर में सूचनाओं का इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट होती है। तो इसी आधार पर ये थ्योरी तीन प्रोसेसेस मानती है, तीन प्रक्रियाएं मानती है स्मृति के अंदर, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया है एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि कूट संकेतन। कूट संकेतन कहा जाता है वातावरण से हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको ब्रेन में स्टोर करने के लिए रीयूजेबल फॉर्म में जो संचित किया जाता है उसे एनकोडिंग कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि एनकोडिंग स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ये ऐच्छिक प्रक्रिया नहीं होती, आपका इसमें कोई रोल नहीं होता। ये मस्तिष्क द्वारा संचालित प्रक्रिया होती है और इसमें जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जो नर्व कंडक्शन होता है उसमें डिफरेंट चेंजेस होते हैं और सूचना का संग्रहण होता है। दूसरी जो स्टेज आती है वो है स्टोरेज। स्टोरेज जिसे भंडारण कहते हैं और इसका तात्पर्य होता है स्मृति में सूचना को धारण करना। यानी जब तक इस सूचना का उपयोग नहीं किया जा रहा तब तक ये सूचना मस्तिष्क में जो निवास करती है उसे ही भंडारण कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है रिट्रीवल। रिट्रीवल से तात्पर्य है प्रत्याहन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी है उसको आवश्यकता पड़ने पर दोबारा से कॉन्शियस लेवल पर लाना, चेतन स्तर पर लाना, इसको रिट्रीवल कहा जाता है। इस प्रकार से तीन स्टेजेस हुई, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। और ये तीनों ही प्रक्रियाएं एक स्मृति के निर्माण के लिए ज़रूरी होती है। यदि किसी भी प्रक्रिया पर फेलियर है या कोई प्रक्रिया ढंग से संपन्न नहीं हुई है तो उस वस्तु, उस परिस्थिति के बारे में हमारी स्मृति नहीं बनेगी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये मॉडल है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का मॉडल है। इसे मल्टी स्टोरेज मॉडल भी कहा जाता है। और ये जो मॉडल है ये एटकिंसन शिफरिन ने दिया था, प्रस्तुत किया था, तो इसलिए इसे एटकिंसन शिफरिन मॉडल भी कहा जाता है। तो ये जो मॉडल है ये इस मान्यता पर आधारित है कि हमारी मेमोरी में अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं, उप तंत्र होते हैं और
कहाँ तक सूचना की प्रोसेसिंग होती है, कितनी प्रोसेसिंग होती है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि भंडारण किस मेमोरी सिस्टम में होता है। तो हम इस मॉडल की जो डिटेल है वो देखते हैं कि ये मॉडल क्या कह रहा है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो वातावरण से इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन से ली जाती है, और इसमें हम जितनी भी वातावरण से सूचना एकत्रित करते हैं अपने संवेदनांगों से, वो सारी शामिल होती हैं। हमारी 5 संवेदनांग हैं, ये आप जानते हैं। तो उससे संबंधित जितनी भी संवेदना है वो हम वातावरण से ग्रहण कर रहे हैं। इसे सेंसरी इनपुट कहा जाता है, यानी कि जो संवेदिक निवेश हो रहा है, जो कुछ भी हम वातावरण से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, वो सूचना सबसे पहले चरण पे आती है। और उसके बाद इस सूचना पर प्रोसेसिंग होती है। जब इस सूचना पर ध्यान दिया जाता है तब ये सूचना जो इस मॉडल के अनुसार पहला जो सब सिस्टम है, सेंसरी मेमोरी या संवेदी स्मृति, उसमें प्रवेश करती है। और संवेदी स्मृति में सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं एक समय में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन संवेदी स्मृति का जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है। जैसे आइकॉनिक मेमोरी यानी जो दृष्टि संबंधी मेमोरी है, उसकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 2 सेकेंड अध्ययनों में पाई गई है। और इसी प्रकार से जो इकोइक मेमोरी है, जिसे श्रवण संबंधी स्मृति कहा जाता है, उसकी जो लिमिट है वो 4 सेकेंड पाई गई है। और इसके बाद यदि सूचना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या सूचना पर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो वो सूचना विलुप्त हो जाती है। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे सूचनाओं की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होती है, लेकिन एक समय में बहुत सारी सूचनाएं जो हैं वो सेंसरी मेमोरी में प्रवेश पा सकती हैं। उनमें जो मेन मेमोरी फॉर्म होती है जिस पर प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया है, वो आइकॉनिक मेमोरी और इकोइक मेमोरी है। इसके बाद जब हम इंफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सेंसरी मेमोरी में हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी दूसरा सब सिस्टम है, और इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कम समय के लिए रहने वाली स्मृति होती है। इसमें जो स्मृति है वो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक रहती है, 30 सेकेंड तक सूचनाएं रहती हैं। और जैसे इसमें जो सूचनाएं हैं वो उसका जो कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, यानी अल्पकालिक स्मृति में बहुत कम सूचनाएं धारण करी जा सकती हैं। और मिलर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया कि एक सामान्य व्यक्ति की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एसटीएम में, वो 5 to 9 चंक्स होती है, यानी 5 से लेके 9 चंक्स तक व्यक्ति एक समय में धारण कर सकता है। और ये जो चंकिंग है, चंकिंग कहा जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में जो याद किया जाता है, तो वो स्मृति के भंडारण क्षमता जो है उसको वो थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो हम एक समय में कुछ आइटम से लेकर कई 5 से 7 चंक्स तक याद रख सकते हैं। ये चंक्स शब्द भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कितना एफिशिएंटली आपने चंकिंग करी है, उसके अनुसार जो आपकी जो इंफॉर्मेशन धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है एक नंबर का, जो कि यदि आप ऐसे डिजिट के हिसाब से यदि याद करने की कोशिश करें तो वो टफ है, लेकिन जब आप उसे ग्रुप कर लेते हैं 313, 546, 578, 889, तो ये याद करना आसान हो जाता है। और जो एसटीएम में जो सूचना प्रेजेंट होती है उसको रिहर्सल से कुछ समय तक रोका जा सकता है, कुछ समय तक उसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी कि आप
टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर देख रहे हैं, वो नंबर आपके बहुत सारे नंबर आपकी आंखों के आगे से गुजर रहे हैं, तो ये सेंसरी मेमोरी है। आप ध्यान केंद्रित करते हैं, एक दो नंबर आप देखते हैं, तो ये एसटीएम में है। और जब एसटीएम में से जब तक आप नंबर डायल नहीं कर लेते, उसको आप मन मन में रिपीट करते रहते हैं, यानी ये आप रिहर्सल कर रहे हैं, उसका पुनर्अभ्यास कर रहे हैं। और जैसे ही आप नंबर डायल करते हैं, आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो आप यदि कुछ समय बाद उस नंबर को दोबारा याद करने की कोशिश करें, तो शायद कोई ना कोई डिजिट आप उसमें से भूल गए होंगे, यानी क्योंकि आपने अब उसका रिहर्सल करना छोड़ दिया, तो ये सूचना समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक आप उसका रिहर्सल कर रहे थे, आप उस नंबर को डायल कर पा रहे थे। और एटकिंसन शिफरिन ये कहते हैं, क्योंकि एसटीएम की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और जो ड्यूरेशन है वो भी लिमिटेड है, तो एसटीएम में से सूचना बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। और इसकी वजह 3 हो सकती हैं। या तो विस्थापन हुआ हो, विस्थापन कब होगा, जबकि 7 से ज़्यादा आइटम्स या 9 से ज़्यादा आइटम, जितना भी व्यक्ति का मेमोरी स्पैन है उससे ज़्यादा यदि आइटम्स आ जाते हैं, तो पहले आइटम्स जो हैं वो विस्थापित हो जाते हैं। डिके, समय बीत जाने पर जो ह्रास हो जाता है सूचना का। और इंटरफेरेंस, यानी जब आइटम्स आपस में एक दूसरे में उलझ जाते हैं या एक दूसरे को याद रखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो एसटीएम की जो सूचना है वो समाप्त हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एसटीएम में जो सूचना याद रह गई उसका क्या होगा। तो उसके लिए एटकिंसन शिफरिन ने जवाब दिया है कि जिस इन्फॉर्मेशन को आप रिहर्स कर रहे हैं, यानी जिस पर आप अभ्यास कर रहे हैं, जिसको आप रिपीट कर रहे हैं, तो ये सूचनाएं अगले भंडार गृह में चली जाती है। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी जिसे कहा जाता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे हम आमतौर पे जब बात कर रहे होते हैं तो एलटीएम कहते हैं, ये दीर्घकालिक स्मृति होती है। और दीर्घकालिक स्मृति के लिए ये मॉडल कहता है कि दीर्घकालिक स्मृति की कोई भी लिमिट नहीं होती कि कितनी मात्रा में आप मटेरियल इसमें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, यानी आप कोई भी आइटम कुछ मिनटों कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक आप याद रख सकते हैं। बल्कि कई मनोवैज्ञानिक तो इस बात पर भी सहमत नहीं हैं कि एलटीएम से फॉरगेटिंग होती भी है, यानी वो ये कहते हैं कि एलटीएम परमानेंट स्टोरेज है, एलटीएम से फॉरगेटिंग होती ही नहीं है। और जब एलटीएम से सूचना का रिट्रीवल किया जाता है, तो उसमें हम रिकॉल और रिकॉग्निशन से हम ये पता लगा लेते हैं कि सूचना उसमें कितनी उपस्थित है। बहरहाल हम अभी ये बात कर रहे थे कि एलटीएम की कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती है, ड्यूरेशन भी अनलिमिटेड होती है, और आप चीज़ों पर जितना ज़्यादा रिहर्सल कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उन सूचनाओं की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कई सिस्टम काम कर रहे होते हैं, कई प्रकार की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे इसमें किस तरीके से आप कोई कार्य करेंगे, जो आपके स्किल्स हैं, जो आप कोई भी मोटर एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मशीन चला रहे हैं या आप बाइक चला रहे हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है एक्टिविटी रिलेटेड, वो प्रोसीजरल मेमोरी हो गई। दूसरा फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड, यानी आप जिसमें क्या घटना घटित हुई है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। जब क्वेश्चन का आंसर मिलता है तब वो ऑटोबायोग्राफिकल होगी, जब आपसे संबंधित जानकारी जब आप बता पा रहे हैं। और एक ये, जब आप शब्दों से संबंधित जानकारी, जिसमें भाषा आ गई या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे हम सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, संक्षेप में यदि हम बात करें, तो ये कहता है कि जो भी हमारा मेमोरी सिस्टम है उसमें हम हर एक स्टेज पर कितनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं,
उस पर ये डिपेंड करेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन कौन से मेमोरी सिस्टम में स्टे कर रही है। जैसे जो हमने सेंसरी इनपुट जो हमारा आ रहा है, हम उस पर यदि ध्यान देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन, जब हम उस पर सेलेक्टिव अटेंशन देते हैं, कुछ उद्दीपकों का चयन कर लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी या संवेदी स्मृति में चली जाती है, जहाँ पर इसका जो समय है वो बहुत कम होता है। और जब हम उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं तब ये इन्फॉर्मेशन एसटीएम में जाती है, और एसटीएम में जब इन्फॉर्मेशन की रिहर्सल करी जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन एलटीएम में चली जाती है, और एलटीएम में ये इन्फॉर्मेशन अनंत काल तक रह सकती है। तो इस प्रकार से ये मॉडल स्मृति की 3 अवस्थाएं बताता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले मॉडल में हम मेमोरी के जो और टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।